जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं और झारखंड में बीजेपी के नेताओं के होश नहीं उड़े हैं। वे तो दावा कर रहे हैं कि सभी 14 की 14 सीटें जीतेंगे, लेकिन परेशान दिल्ली के नेता हैं, भाजपा का आला कमान है, क्योंकि उसको रिपोर्ट मिल गई है, तमाम आंकड़े मिल गए हैं जो ये बता रहे हैं कि झारखंड में कम से कम 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, हार सकते हैं। ये सीटें हैं खूंटी, लोहरदगा, दुमका, राजमहल और पलामू। इन 5 सीटों पर बहुत बुरी स्थिति है। पलामू में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों जब प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी गए थे, उनसे सवाल ही पूछ दिया कि आखिर 10 साल से इन्हें ढो रहे हैं, फिर इनको 5 साल के लिए हमारे सिर पर क्यों बैठा दिया है। बहुत नाराज़गी है बीडी राम से। जमशेदपुर सीट में भी उतनी ही नाराज़गी है, हालांकि ये बातें दिल्ली तक नहीं पहुंची, लेकिन यहाँ भी 10 साल से वही स्थिति है। विद्युत महतो को लेकर लोगों में नाराज़गी है, कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है कि वे कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देते। जमशेदपुर के शहरी विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी में तो सिर्फ शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रमों में ही सांसद दिखाई देते हैं। आदिवासियों का मुद्दा गर्म है। हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद जिस तरह से आदिवासियों में प्रतिक्रिया देखने को मिली है, और अब हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जिस तरह से अपनी सभाओं में आंसू बहा रही हैं और ये बता रही हैं कि किस तरह से भाजपा ने साजिश करके उनके पति को जेल भेज दिया, और इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि वे आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठा रहे थे, उनकी आवाज़ बन रहे थे, उनका हक और अधिकार मांग रहे थे। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अपने ही आंकड़े, अपने ही ज़मीनी सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5 सीटों पर बुरी स्थिति में है। प्रत्याशियों के ऊपर हार का संकट है। ये सीटें हैं पलामू, राजमहल, दुमका, लोहरदगा, खूंटी और गिरिडीह। गिरिडीह सीट चूँकि आजसू के पाले में है, इसलिए मैंने 5 लोकसभा सीटों का जिक्र किया था, लेकिन हालात ये है कि 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू के यानी एनडीए के उम्मीदवार फंसे हुए हैं। ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। तो इस बात को लेकर बीजेपी का आला कमान बहुत चिंतित है और कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस आक्रामकता की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपने नेताओं से, अपने प्रदेश अध्यक्षों से, उसमें बाबूलाल मरांडी कहीं न कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये मोदी का युग है, आक्रामक युग है और विरोधी से हमेशा 2 कदम आगे रहने की रणनीति भाजपा की रहती है। लेकिन बाबूलाल मरांडी शांत हैं, सोबर हैं, अटल आडवाणी युग के नेता हैं और उसी पैटर्न पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की सभी 14 सीटें जीतने का लक्ष्य मिला हुआ है झारखंड में, और अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो बाबूलाल मरांडी की स्थिति भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन हुआ है उस पर भी सवाल उठे हैं। बीडी राम के सिलेक्शन को लेकर सवाल उठे, आखिर 73-74 साल की उम्र होने के बावजूद उनको कैसे रिपीट कर दिया गया। इसी तरह से मनीष जायसवाल को हजारीबाग में उम्मीदवार बनाया गया है, उनको लेकर भी सवाल उठे हैं। और अभी ताज़ा राज्यसभा चुनाव के लिए डॉक्टर प्रदीप वर्मा की उम्मीदवारी को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी ने ही उनको उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि भाजपा इस बार राज्यसभा किसी आदिवासी को ही भेजेगी, क्योंकि समीर उरांव के कोटे की सीट खाली हो रही है। समीर उरांव को बीजेपी ने लोहरदगा से उम्मीदवार बनाया है, लोहरदगा सुरक्षित सीट है, तो कोई ना कोई आदिवासी ही जाएगा। डॉक्टर आशा लकड़ा का नाम भी चल रहा था, लेकिन टिकट मिल गया प्रदीप वर्मा को, और ये बताया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी ने ही प्रदीप वर्मा को टिकट दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों, पहले ये कहा जा रहा था कि प्रदीप वर्मा और बाबूलाल मरांडी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बाबूलाल मरांडी ने अपने 6 महीने तक कार्यसमिति इसलिए रोक कर रखी थी क्योंकि वे प्रदीप वर्मा को जगह नहीं देना चाहते थे कार्यसमिति में, लेकिन इन दिनों रिश्ते अच्छे हो गए बताए जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि सिंगल हैंडेडली बाबूलाल मरांडी ने प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का टिकट दिला दिया। और इसको लेकर दिल्ली के भाजपा के गलियारों में भी सरगोशियां हो रही हैं।
ये कहा जा रहा है कि आदित्य साहू के बाद लगातार दूसरे वैश्य नेता हैं प्रदीप वर्मा, जिनको टिकट दिया गया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने भाषणों में, खास करके झारखंड आज जब आते हैं तो आदिवासियों की बात करते हैं। और ऐसे समय में राज्यसभा के लिए आदिवासी का टिकट काट दिया गया, और न सिर्फ टिकट काटा गया बल्कि उसको तो राजनीतिक रूप से एक तरह से वीआरएस दे दिया गया। बात डॉक्टर आशा लकड़ा की कर रहा हूँ। डॉक्टर आशा लकड़ा को पिछले 3-4 साल में जिस तरह से भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व तैयार कर रहा था, उनको पहले राष्ट्रीय कार्यसमिति में जगह दी गई, बिना सांसद विधायक बने डॉक्टर आशा लकड़ा को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी का सचिव बनाया गया, राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। बंगाल जैसे बड़े राज्य के सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव हुए, मुख्यमंत्री के चयन के लिए जो ऑब्जर्वर भेजे भाजपा ने, उसमें एक नाम डॉक्टर आशा लकड़ा का था। पिछले दिनों भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की दिल्ली में बैठक हुई, उसमें मंच संचालन की जिम्मेदारी डॉक्टर आशा लकड़ा को दी गई। और इतना सब कुछ होने के बाद ये माना जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव में नहीं तो लोकसभा के चुनाव में आशा लकड़ा को झारखंड में कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, कहीं ना कहीं से प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन एक तरह से उनको राजनीतिक रूप से वनवास भेज दिया गया है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति आयोग का मेंबर बनाकर उनको 3 साल के लिए सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य दोस्तों एक संवैधानिक पद होता है, और आयोगों के सदस्य न तो किसी राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य रह सकते हैं, न कोई राजनीतिक काम कर सकते हैं। तो ऐसे में जबकि झारखंड में जब लोकसभा चुनाव सिर पर है और झारखंड में इसी साल दिसंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो यह सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि डॉक्टर आशा लकड़ा को सक्रिय राजनीति से विराम दे दिया गया है। क्योंकि अगर डॉक्टर आशा लकड़ा इस लोकसभा चुनाव में और इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगी, तो इसका मतलब अगले 5 साल के लिए उनकी राजनीति पर विराम लग जाएगा। तो एक तरह से उनको डिस्कार्ड कर दिया गया है, क्योंकि अगर पार्टी से किसी को निलंबित किया जाता है तो वो निलंबन भी 6 साल के लिए होता है। और यहाँ भी डॉक्टर आशा लकड़ा को करीब करीब 6 साल के लिए राजनीतिक वनवास दे दिया गया है, अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाकर। और अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य कोई इतना पावरफुल भी नहीं होता कि वो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा, कोई बहुत बड़ा काम कर लेगा। ट्राइबल कमीशन का उनको चेयरपर्सन भी बनाया जाता तो एक बात समझ में आती। तो मेंबर बनाकर उनको क्या हासिल होगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और इस पर भी बाबूलाल मरांडी उनको ट्विटर पर बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक उभरती हुई राजनीतिक प्रतिभा का इस तरह से अंत कर देना, ये किसकी दिमाग की उपज हो सकती है? क्या ये कोई चाल है? क्या कोई सुनियोजित रणनीति के तहत डॉक्टर आशा लकड़ा को राजनीति के मैदान से बाहर भेज दिया गया है? और 12th मैन भी नहीं, उनको तो बाकायदा किसी टीम में भी नहीं चुना गया है, क्योंकि अब राजनीति ही नहीं कर पाएंगी वो। एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए इससे ज़्यादा दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। और वैसी स्थिति में जब डॉक्टर आशा लकड़ा अभी उभर रही थी, उनके पास लंबा करियर है, लेकिन उस कैरियर को उड़ान भरने के पहले ही रोक दिया गया, उस पर ब्रेक लगा दिया गया। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि आखिर आदिवासियत की बात हो रही है झारखंड में, और एक उभरती हुई महिला आदिवासी नेता को इस तरह से किनारे लगा दिया गया। तो ये किसने किया होगा? आखिर किसको डॉक्टर आशा लकड़ा से खतरा महसूस हो रहा था? इन सब बातों की भी चर्चा शुरू हो गई है, और कहीं ना कहीं ये बातें दिल्ली के कानों में भी पहुंच रही हैं। बाबूलाल मरांडी के बारे में यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सहानुभूति रखते हैं, उनके प्रति अच्छा भाव रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो भाजपा आला कमान के लेवल पर, यानी जेपी नड्डा और अमित शाह के लेवल पर सेटल नहीं हो पाती हैं, उनको बाबूलाल मरांडी प्रधानमंत्री मोदी से करा लेते हैं। इस बात को लेकर भी भाजपा के अंदर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो भाजपा का कार्यकर्ता फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में जितना हताश, जितना निराश दिखाई दे रहा है दोस्तों, उतना मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। जब भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक, सांसद नहीं हुआ करते थे राज्यों में और केंद्र में, उस समय भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हमने देखा है कि वे जोश के साथ, जुनून के साथ लगे रहते थे, चुनाव में काम करते थे, घर घर पर्चियाँ बांटते थे। लेकिन आज जब 10 साल से मोदी की सरकार सत्ता में है, झारखंड में लंबे समय से भाजपा की सरकार रही है, कार्यकर्ताओं को कोई तकलीफ नहीं है, इसके बावजूद कार्यकर्ता का सिर झुका हुआ है।
ऐसे फैसलों से, ऐसे सांसद प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने से, ऐसे राज्यसभा प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि उनके पास राजनीति में आगे कोई भविष्य नहीं बचा है, क्योंकि जब परफॉर्म नहीं करने पर, विरोध करने पर भी टिकट दिए जाएंगे लोगों को, तो ज़िलों का और प्रखंड का कार्यकर्ता आखिर किस उम्मीद में राजनीति करेगा? क्या सिर्फ झोला और झंडा ढोने की राजनीति करेगा? इन सब बातों पर भी यहाँ चर्चा शुरू हो गई है और इन सब बातों को भाजपा के जो ज़मीनी सर्वे करने वाले लोग हैं, जो आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपने आला कमान तक पहुँचाया है। और यही कारण है कि भाजपा आला कमान के माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि क्या इस लोकसभा चुनाव में भाजपा 12 सीटों का पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या सिर्फ 8-9 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। और अगर लोकसभा में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर कोई नई रणनीति पर काम करेगी। रघुवर दास आज दिल्ली में थे और बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात भाजपा के बड़े नेताओं से होगी। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच सीटों पर वार्ता चल रही है। झारखंड में भाजपा की जो स्थिति है उस पर भी रघुवर दास से बीजेपी का आला कमान सलाह ले सकता है, क्योंकि वे 5 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। तो रघुवर दास की भूमिका इस लोकसभा के चुनाव के पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी राय, उनकी सलाह भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ज़रूर लेना चाहेंगे। और अमित शाह और रघुवर दास की नज़दीकियाँ भी किसी से छिपी हुई नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में रघुवर दास की दिल्ली यात्रा से क्या फलाफल निकलता है, इस पर भी नज़र रखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला लोकसभा चुनाव बहुत सुखद दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी समय है, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिन का समय भी मिलता है वोटिंग के पहले। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कोई क्राइसिस मैनेजमेंट करेगी? आखिर मनोबल कार्यकर्ताओं का कैसे बढ़ाया जाएगा? इन सब चीज़ों पर मंथन भी ज़रूर हो रहा होगा। तो आगे क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखते रहेंगे, नज़र बनाए रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।